नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 13A 14, 15, 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। देखो, सेक्शन 13A में अल्टरनेटिव रिलीफ की बात की हुई है और सेक्शन 14 आपका टॉक्स अबाउट कि आफ्टर जब मैरिज हो जाता है, क्या आप सीधे 1 मंथ बाद भी, अगर मान लो डिस्प्यूट हो गया हस्बैंड और वाइफ के बीच, क्या आप सीधे 1 मंथ बाद डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हो, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा? कितना वेट करना पड़ेगा, टाइम पीरियड कितना है, वो सब आपका सेक्शन 14 में दे रखा है। ठीक है। तो सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है आपको। अगर प्रोसीडिंग सेक्शन 13 डाइवोर्स वगैरह की प्रोसीडिंग आपको फाइल करना है तो सेक्शन 14 वेरी इंपॉर्टेंट। बट उससे पहले हम सेक्शन 13 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, सेक्शन 13 हमारा बात करता है अल्टरनेटिव रिलीफ। अल्टरनेटिव रिलीफ, alternative relief in divorce proceeding. In any proceeding under this act on a petition for dissolution of marriage by decree of divorce, except insofar as the petition is founded on the ground mentioned in clause 2, clause 6 and 7 of subsection 1 of section 13, the court may, देखो discretion power of the court है, if it consider it just so to do, having regard to the circumstances of the case, pass instead of decree for judicial separation। देखो, जनरली क्या होता है कि जब आपका, अगर कोई मान लो सपोज डाइवोर्स प्रोसीडिंग फाइल किया है, किसी ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है, डाइवोर्स का केस फाइल किया है, जो भी ग्राउंड मेंशन है 13 के अंदर, एक्सेप्ट कौन कौन से ग्राउंड, 2, 6 एंड 7, इन ग्राउंड के अलावा, अगर इन ग्राउंड्स के अंदर तब सेक्शन 13A एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इन इन ग्राउंड्स के अलावा बाकी जो ग्राउंड्स है सेक्शन 13 के, अगर वहां पे डाइवोर्स प्रोसीडिंग फाइल किया है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन पावर है। किसके पास? कोर्ट के पास डिस्क्रिशन पावर है। आपको अल्टरनेटिव रिलीफ वहां प्रोवाइड कर सकता है। इंस्टेड आपको, मतलब वहां पे डाइवोर्स के बजाय कोर्ट या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकता है। कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 13A में अल्टरनेटिव रिलीफ देने की। मतलब डाइवोर्स यहाँ ग्रांट नहीं करेगा, कोर्ट क्या ग्रांट कर देगा? जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकता है अगेंस्ट यू। ठीक है, या आपके फेवर में। तो दैट मीन्स अगर क्योंकि कोर्ट का देखो मोटो ये रहता है कि जनरली तो यही रहता है कि फर्स्ट जो प्राइमरी मोटिव रहता है कि डाइवोर्स सबसे पहले कि कॉम्प्रोमाइज हो बिटवीन द पार्टीज, सोसाइटी के अंदर हस्बैंड वाइफ एज ए हस्बैंड वाइफ रहे ना, ताकि इम्पैक्ट ना पड़े सोसाइटी के अंदर। दैट्स वाई जो मोटिव ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बहुत सारे ये जो प्रोविजन डाले सेक्शन 13A, इसका भी ऑब्जेक्ट है कि जो हो सकता है समटाइम की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डाइवोर्स की प्रोसीडिंग आपने फाइल कर दिया, आफ्टर दैट मान लो सपोज अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो अगर जुडिशियल सेपरेशन दे दिया कोर्ट ने, तो जुडिशियल सेपरेशन में इज अ टेम्परेरी रिलीफ, ये टेम्परेरी सस्पेंशन नॉट परमानेंट। लेकिन अगर डाइवोर्स डिक्री कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, दैट इज टेम्परेरी, टाई अप आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इन दैट केस अगर डाइवोर्स के प्रोसीडिंग फाइल किया तो आपको अल्टरनेटिव कोर्ट वहां पे अपने आप भी पास कर सकता है जुडिशियल सेपरेशन इंस्टेड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है। सेक्शन 13 भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, म्यूचुअल डाइवोर्स। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 14, नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज। विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज, 1 साल के अंदर आप पिटिशन फाइल नहीं कर सकते, आपको कम से कम 1 साल हुआ होना चाहिए मैरिज करके। नॉट विद स्टैंडिंग anything contained in this act, it shall not be competent of any court to entertain any petition for dissolution of marriage by decree of divorce। अब ये ध्यान रख लें किस चीज के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स, आप एक कम से कम आपको मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। Unless at the date of presentation of petition 1 year has elapsed since the date of the marriage, means जब मैरिज हुआ, ठीक है, जिस दिन मैरिज हुई उस मैरिज को कम से कम 1 ईयर होना चाहिए। विद इन 1 ईयर कोई भी पटिशन आपके एंटरटेन नहीं की जाएगी, कोई भी पटिशन एंटरटेन नहीं की जाएगी डाइवोर्स डिक्री के लिए। अगर आप डाइवोर्स फाइल कर रहे हो तो आपकी पटिशन एंटरटेन नहीं की जाएगी, आप कम से कम आपको 1 ईयर होना चाहिए। ठीक है। provided that the court may, upon application made to it in accordance with such rule as may be
मे बी मेड बाय द हाई कोर्ट। अब रूल कौन बनाता है इसके लिए? हाई कोर्ट। यहाँ पे देखना एमसीक्यूज आपको बन सकता है यहाँ से। In that behalf, a law of petition to be presented before 1 year has elapsed since the date of the marriage on the ground that the case is one of the exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent. But if it appear to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtain leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of nature of the case, the court may, if it pronounce a decree, do so subject to condition that decree shall not have effect until after the expiry of 1 year from the date of marriage, or may dismiss the petition without prejudice to any petition which may be brought after expiration of said 1 year upon the same or substantially the same fact as who those alleged in support of the petition, so dismissed. तो याद रखना कि एक्सेप्शनल केसेस में आप वहां पे 1 ईयर के अंदर, जनरल रूल है कि 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर होना चाहिए, आफ्टर 1 ईयर आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते, दिस इज द जनरल रूल। बट अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे हार्डशिप, मान लो जैसे प्रोप्राइटरी हार्डशिप हो रहा है किसी वाइफ को या हस्बैंड को, इन दैट केस यू कैन फाइल विद इन 1 ईयर। बट ऑब्वियसली वहां पे हाईकोर्ट ने अगर रूल बना रखा है उस रूल के अकॉर्डिंग, और आपने लीव कोर्ट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी आपको कि हम पिटीशन फाइल करें, बिकॉज विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आप सैंक्शन लो या न लो दैट इज नॉट मटेरियल, बिकॉज आफ्टर 1 ईयर तो आपका राइट है, आप फाइल कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। ठीक है, तो अब 1 ईयर के अंदर भी आप फाइल कर सकते हो, बट आपको लीव, कोर्ट की लीव और हाई कोर्ट का रूल जो भी बना होगा उसके अकॉर्डिंग टू स्टेट कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है, आफ्टर दैट क्या रहता है कि जैसे ही आप यहाँ पे फाइल करोगे, अब जो विद इन 1 ईयर आपने फाइल किया, या दो तरह से हो सकता है। कोर्ट को लगता है ठीक है जेन्युइन रीजन है तो ऑब्वियसली आपके फेवर में डिक्री पास कर देगा। अगर कोर्ट को लगता है कि आपने मिसलीड किया है, जब हियरिंग होगी कोर्ट को लगता है, कंसिडरेशन में जब आर्गुमेंट होगी तो लगता है कोर्ट को कि आपने मिसलीड किया या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, तो यहाँ पे दो तरह से आपका डिक्री पास हो सकता है। एक, आपको डिक्री पास कर दिया, ठीक है, दूसरा डिसमिस। डिसमिस में आप सेकंड, आफ्टर 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा, जब टाइम पीरियड 1 ईयर के बाद आप फिर से विदाउट प्रेजुडाइज टू योर राइट आप फाइल कर सकते हो, ऑन द सेम फैक्ट सेम ग्राउंड पे आप फाइल कर सकते हो आफ्टर 1 ईयर जब टाइम पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर डिक्री पास की, डिक्री आपको कंडीशनल डिक्री भी पास कर सकता है कोर्ट। यहाँ पे कंडीशनल का मतलब वहां पे कंडीशन रख सकता है कि 1 ईयर तक इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाए, जब फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, जब 1 ईयर हो, 1 ईयर के बाद इसकी एग्जीक्यूशन हो डिक्री। जनरली क्या होता है, जैसे डिग्री पास एग्जीक्यूशन के लिए हम लगाते हैं, तो बट यहाँ पे आपको कंडीशनल दे सकता है, एग्जीक्यूशन भी कंडीशनल हो सकती है कि आपका बिकॉज ऑफ 1 ईयर, मान लो सपोज आपने यहाँ पे डाइवर्स पिटीशन फाइल किया और यहाँ डिग्री पास किया, अभी 1 ईयर हुआ नहीं, डिग्री पास कर दिया, तो कोर्ट इसको बोल सकते हैं कि इसकी जो एग्जीक्यूशन इफेक्ट होगा वो आफ्टर 1 ईयर होगा। ये डिग्री इफेक्टिव में कभी विद इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट जो 1 ईयर पीरियड होगा, ऑब्वियसली जो भी डेट होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, देन फर्स्ट ये, सेकंड आपकी पिटीशन डायरेक्ट डिसमिस कर देगा कि आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, फ्रॉड किया बिफोर द कोर्ट। एंड देन ऑब्वियसली अगर डिसमिस होती है तो ऐसा नहीं है कि आप फाइल नहीं कर सकते, यू कैन फाइल विदाउट प्रेजुडिस योर राइट। तो आप सेकंड बाद में जो फ्रेश पिटीशन फाइल कर सकते हो ऑन द सेम ग्राउंड सेम फैक्ट बिकॉज ऑफ आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर लैप्स होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। In disposing of any application under this section for leave to present a petition for divorce before the expiration of 1 year from the date of the marriage, the court shall have regard to the interest of any children of the marriage and to the question whether there is a reasonable probability of reconciliation between the parties before expiration of that 1 year. Obviously, जब आप लीव के लिए अप्लाई करते हो तो कोर्ट यहाँ पे ऑब्वियसली जो चिल्ड्रन है उनके वेलफेयर वगैरह के देखेगा कि एक्चुअली में आपको लीव ग्रांट किया जाए 1 ईयर के अंदर जो आप पिटीशन फाइल करो डाइवोर्स की कि नहीं करी हो, तो वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, कोर्ट करेगा। देन सेक्शन 15, डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। देखो अगर डाइवोर्स हो जाता है साथियों, तो डाइवोर्स होने से इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते, यू कैन गो फॉर द सेकंड मैरिज। बट कब कर सकते हैं? डाइवोर्स होने के बाद क्या आप तुरंत जैसे डाइवोर्स हो जाता है उसी टाइम मैरिज कर सकते हैं, या आपको वेट करना पड़ेगा? कितना वेट करना है दैट इज गिवन सेक्शन 15। ठीक है, when a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree, or if there is such a right of appeal
the time for appealing has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall lawful for either party to marriage to marry again. ठीक है, देखो ये बोला कि अगर मान लो सपोज डिक्री पास होगा डाइवोर्स की, ठीक है, और वहां पे अपील, कोई अपील, उस डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील नहीं है, अपील हो ही नहीं सकती है। मान लो सपोज एक लीगल फिक्शन करो कि अगर मान लो सपोज अपीलेबल नहीं है वो डिक्री, तो आप आफ्टर डिक्री मैरिज कर सकते हैं। मान लो सपोज सेकंड सिचुएशन, डिक्री पास हुआ और डिक्री अपीलेबल है, और यहाँ पे 90 डेज है आपको अपील करने के लिए, ठीक है। अब आपको 90 डेज का वेट करना पड़ेगा, अपीलेबल है तो 90 डेज का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसने कोई अपील फाइल नहीं किया, आफ्टर 90 डेज जो अपीलेबल जो टाइम पीरियड था आपका, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो अपील किया था, उस बिटवीन आप मैरिज करते हैं, मान लो ये बिकॉज 90 डे पे भी अपील हो सकती है, क्योंकि राइट है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको 90 डेज के बाद यू कैन गो फॉर मैरिज। अगर अपील फाइल नहीं किया, मान लो डिक्री पास हुआ और अपील फाइल कर दिया विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आफ्टर दैट आपकी अपील डिसमिस हो गई, आज जैसे ही अपील डिसमिस हुई यू कैन गो फॉर मैरिज, तो दूसरी पार्टी मैरिज, दोनों पार्टी मैरिज कर सकते हैं। मान लो थर्ड सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन, डिक्री पास, आपने अपील फाइल किया, अपील पेंडिंग है, तो पेंडिंग अपील में आप मैरिज नहीं कर सकते। बट इस पे जब बहुत सारी जजमेंट है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एक्सेक्टर या विड्रॉल हो जाती है, तो इन दैट केस दे कैन गो फॉर मैरिज। बट वो तो टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है। डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, आजकल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट इस पे दी है। लेकिन जनरल जो वेरेक्ट लैंग्वेज है वो लाइक दिस, ठीक है। पहले यहाँ प्रोवाइजो था वो हटा दिया यहाँ से, वो देख लेना, फुटनोट में दिया होगा नीचे, ठीक है। तो इन दैट केस जनरली जो अपील टाइम है, अपील टाइम आपका लैप्स होना चाहिए, अगर अपील फाइल कर दिया तो डिसमिस होनी चाहिए या फिर डिसॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील है तो आप मैरिज नहीं कर सकते। सेक्शन 16, legitimacy of children of void or voidable marriage, notwithstanding that of marriage is null and void. And section 11, under section 11, any child of such marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid shall be legitimate, whether such child is born before or after the commencement of the Marriage Law Amendment Act 1976, and whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this act, or whether or not the marriage is held to be void otherwise than on a petition under this act, where a decree of nullity is granted in respect of voidable marriage under section 12, any child begotten to or conceived before the decree is made who would have been the legitimate child of the parties to the marriage, if at the date of the decree it had been dissolved instead of being annulled, shall be deemed to be legitimate child, notwithstanding the decree of nullity. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फर्स्ट वॉइड मैरिज की बात करा कि वॉइड मैरिज से कोई बच्चा हो जाता है, सेकंड वॉइडेबल मैरिज की बात कर रहा है, ठीक है। थर्ड, नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 shall be construed as conferring upon any child of marriage which is null and void or which is annulled by decree of nullity under section 12 any right in or to the property of any person other than the parents in any case where but for passing of this act such child would have been incapable of possession or acquiring any such right by reason of his not being the legitimate children of his parents। तो यह ध्यान रखना कि जो देखो चिल्ड्रन लेजिटिमेट इलेजिटिमेट होते हैं। लेजिटिमेट ऑब्वियसली वैलिड मैरिज होगी, वैलिड मैरिज। इलेजिटिमेट जहां पे नो मैरिज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे वॉइड मैरिज है, मान लो अब वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज, वैलिड तो है नहीं है। अब इस वेडलॉक से अगर कोई चाइल्ड बिगॉटन होता है, चाइल्ड बॉर्न होता है, ठीक है, बर्थ होता है किसी चाइल्ड का, मान लो हस्बैंड वाइफ है और वो वॉइड मैरिज है, अब इनका सन है। अब ये सन अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट इसको लेजिटिमेट माना गया सेक्शन 16 में, और ये अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। यस, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को, एक्सेप्ट पेरेंट्स लिखा है यहाँ पे सेक्शन क्लॉज 3 में, 16 क्लॉज 3 में, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है।
बिकॉज सन की तो कोई गलती नहीं है, मैरिज वॉइड है अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, या फिर मैरिज वॉइडेबल है, ठीक है, तब भी इसको लेजिटिमेट माना जाएगा। मान लो सपोज अगर ये अगर सारी कंडीशन फुलफिल करते तब तो मैरिज वैलिड होती है, अगर वैलिड होती तो ऑब्वियसली उसको राइट मिलते। तो दैट्स वाई यहाँ पे इसको राइट दिया गया। पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अभी तक इसको राइट नहीं है। ऑब्वियसली पेरेंट्स की प्रॉपर्टी की बात की है सेक्शन 16 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। इस पे बहुत सारी जजमेंट्स भी है, 3-4, बिकॉज लेक्चर में तो हम जजमेंट भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फैक्ट ऑफ द जजमेंट डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो इन दैट केस हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका कोई सन है, और जो मैरिज है वो वॉइड है या फिर वॉइडेबल है, उसको लेजिटिमेट माना गया है अकॉर्डिंग टू बाय वर्च्यू सेक्शन 16। ठीक है, और द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट कर सकते हैं। तो दिस इज आपका ऑल अबाउट सेक्शन 13A, 14 एंड 15 एंड 16। तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो 16 है आपका वो मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे 16 से, बट मुझे लगता है कि 15 भी आपको अच्छे से करना चाहिए। आजकल ये काफी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी लेटेस्ट आई है 2020-21 में, और 19 में भी आई है। तो समटाइम एग्जामिनर आपको लेटेस्ट ट्रेंड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है 15 से भी। एंड देन 14 तो आपको वैसे भी पता ही होना चाहिए कि 14 विद इन 1 ईयर आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हो। 17, 18 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमारे देख सकते हैं। ये हमने सेक्शन 5 कंडीशन ऑफ मैरिज के साथ डिस्कस कर दिया है 17 एंड 18। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑनवर्ड्स आपका सेक्शन 19 जुरिसडिक्शन 20, 21, 23 तक। ठीक है, धन्यवाद।